जो रशिमा कुछ समय पहले हुंकार भर रही थी, कोई उसके पास जाता तो वो उसके बड़े बड़े नाखूनों का शिकार बन जाता। कोई भी उसके कमरे में जा नहीं सकता था, या यूं कहे कि जाने से डर रहा था। बड़े से बड़े तांत्रिक हार मान चुके थे। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है कमरे से। जब खिड़की से झांका जाता है तो वो बेसुध होकर बेड पर पड़ी हुई थी। जब दरवाज़ा खोल के उसके पास जाया जाता है तो उसकी सांसें बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी, जैसे वो आखिरी सांस ले रही हो। अचानक से वो हिलती है, हंसती है, आंखें बंद करते ही कहती है कि बस इसको लेके जा रही हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन शायद उसको पता नहीं है कि जिस तांत्रिक से अब उसका पाला पड़ने वाला था, उसके बारे में ना कभी उसने सुना होगा, ना कभी उसने ऐसा तांत्रिक देखा होगा। कुछ ही सेकंड्स में पीछे से आवाज आती है, चेतन महाराज आ गए। जैसे ही ये आवाज इस लड़की के कानों में पड़ती है, वो फिर से खूंखार हो जाती है। लेकिन जैसे ही सामने वो तांत्रिक चेतन आते हैं, बस वो टकटकी लगा के उनकी तरफ देखती है और कहती है, तू भी कोशिश कर ले। चेतन महाराज कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मुस्कुराते हैं। वो अपने थैले में से कुछ निकालते हैं, कुछ चाबियों जैसा कुछ था। धीरे धीरे उसके पास जाते हैं और अचानक से उसके माथे पर वो लगा देते हैं। जैसे ही उसके माथे पर लगाते हैं, वो तो तिलमिला उठती है, लेकिन उसका सारा शरीर हिल रहा था, बस माथा एक जगह पे टिका हुआ था। शायद उसने गलत तांत्रिक से पंगा ले लिया था। चेतन महाराज पढ़ते जा रहे थे, कुछ मंत्र बड़बड़ाते जा रहे थे, और देखते ही देखते काला धुआं निकलता है और जो कांच की खिड़की है उसको तोड़ते हुए बाहर वो लड़की बेसुध होकर गिर जाती है अपने बेड पर। उसके माथे पर एक निशान पड़ जाता है। चेतन महाराज पीछे मुड़ते हैं, उनके माँ बाप को कहते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुछ कमजोरी है, उसकी वजह से कुछ दिन इसकी तबीयत खराब रह सकती है। हो सकता है कि इसको याददाश्त भी थोड़ी चली जाए, हो सकता है कि ये कुछ वॉमिट वगैरह भी करे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। अब सभी लोग उस तांत्रिक को बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि वो तांत्रिक, इतनी कम उम्र का तांत्रिक, और जो बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा अपने आप को भगत समझने वाला कोई बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो कर ना सका, वो एक बच्चे से दिखने वाले तांत्रिक ने कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सबके दिमाग में एक ही सवाल था। अभी उसके माता पिता कहते हैं कि बाबा जी बस आप बैठिए, कुछ खाने पीने का प्रबंध है, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि बस मैं अपने डेरे पर जा रहा हूँ, हाँ जब ये ठीक हो जाए बिल्कुल तो उसको एक बार लेकर आना, बस वैसे ही माथा टिका लेना हमारे गुरुजी का। अब ये जब सुनते हैं तो खुश होते हैं कि ठीक है जी, हमारी अहोभाग्य। फिर उसके बाद वो लड़की ठीक होती है और ये पहुंच जाते हैं उस तांत्रिक के डेरे। वहां पर एक बड़े ही बुजुर्ग व्यक्ति की फोटो लगी थी, जो तांत्रिक के गुरु महाराज थे। भोले बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप था। ये माथा टेकते हैं और उसके बाद फिर बैठते हैं कुछ देर। फिर बातों बातों में ही उस लड़के के पिता सवाल करते हैं कि तांत्रिक जी बुरा मत मानिए, चेतन जी आपसे एक सवाल पूछना था। वो कहते हैं पूछिए। वो कहते हैं कि आपकी उम्र बहुत कम लग रही है, और बड़े से बड़ा तांत्रिक कोई कुछ नहीं कर सका, हमने कोई पंडित नहीं छोड़ा, कोई मौलवी नहीं छोड़ा, कोई पास्टर नहीं छोड़ा, हर एक को दिखाया, लेकिन कोई हमारी बेटी का हल कर नहीं सका। लेकिन आपके लिए तो चुटकियों का खेल था। कैसे? तांत्रिक जी कहते हैं ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये बस कमाल है इनका। वो इनका इशारा था अपने गुरु की फोटो की ओर। अब इनके पिता, लड़के के पिता कहते हैं कि हाँ वो तो आपके गुरु जी हैं, सब कुछ उनका ही है, लेकिन फिर भी आपका भी तो एक कोई योगदान है ना इसमें। वो कहते नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं। बात कुछ छटपटी थी, बात कुछ कॉम्प्लिकेटेड थी। शायद चेतन महाराज इस चीज़ को समझ गए थे। वो कहते हैं किस्सा लंबा है, कहानी लंबी है। तो लड़के के पिता कहते हैं कि हम भी बहुत दूर से हैं, आज तो वापस जाने वाले, कल ही जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप भी बताइए कि क्या किस्सा है। आप कहते हैं आपने कुछ नहीं किया, चलो मान लेते हैं, लेकिन उसका कोई कारण तो होगा कहने का। फिर वहाँ से शुरू होता है किस्सा।
किस्सा एक ऐसे तांत्रिक का जो आज से कुछ साल पहले खुद एक विक्टिम था ऐसे ही खूंखार प्रेतनी का, और कैसे वो बना इतना बड़ा, इतना माहिर तांत्रिक। इससे पहले कि इस किस्से का अगला पड़ाव शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नया चैनल पर, और अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हाइप देना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। साथ के साथ ही किस्सा अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। अब तांत्रिक चेतन महाराज अपना किस्सा सुनाते हैं कि क्या हुआ उनके साथ, और जिसके बाद वो ये इतने बड़े तांत्रिक भी बने, और कैसे सामना हुआ उनका एक इतनी खूंखार प्रेतनी से कि जिसके बारे में, जिससे छूटने की कोई परिकल्पना कर ही नहीं सकता था। और जिसने भी उस प्रेतनी से सामना करने की कोशिश की, चाहे वो तांत्रिक था, चाहे वो मौलवी था, चाहे कोई भगत था, कोई भी था, उसके खाते में सिर्फ और सिर्फ मौत आई। अब शुरू होता है चेतन महाराज जी का किस्सा। चेतन महाराज जी कहते हैं, उम्र रही होगी मेरी कोई 11 बरस के आसपास। मैं भी एक आम बच्चों के जैसा बच्चा, मैं मध्य प्रदेश के एक गांव में रहने वाला एक साधारण सा बच्चा, जैसे मैंने कहा, ना तंत्र विद्या से कोई आमना सामना हुआ कभी, ना कभी तंत्र विद्या का पता था, तांत्रिक तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत जिधर ले जाए इंसान उधर चली जाता है। अब हमारे गांव में 2 शमशान थे। एक बहुत पुराना शमशान था जो काफ़ी देर से, मतलब वहाँ पर कोई भी करता नहीं था, मतलब दाह संस्कार नहीं करता था, और एक नया बना था, सभी वहीं पर करते थे। जो पुराना था, अब वहाँ पर काफ़ी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ उगाई थी, और कहा जाता था कि वहाँ पर तो भूतों प्रेतों का डेरा है, बसेरा है। शायद इसलिए कहा जाता था कि लोग उस तरफ ना जाएं, खास तौर पे बच्चे उस तरफ ना जाएं। हालांकि कोई भी बच्चा उस तरफ जाता नहीं था, वो गाँव के कुछ बाहर की तरफ था, नहर, बिल्कुल नहर के किनारे लगता था। अब हमारा एक बार सामना हो गया, हमें एक बार वहाँ पर जाना पड़ गया। ऐसा भी कोई खास नहीं था, किसी खास चीज़ की वजह से। दरअसल दूसरे किसी गांव में एक मेला लगा हुआ था, और मैं काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा था मेले में जाने की। माता काफ़ी व्यस्त थी किसी काम में, पिताजी भी तब गांव से बाहर गए हुए थे, और मेरे चाचा जी जो हैं उन्होंने कहा कि चलो इसको मैं घुमा लाता हूँ मेले में। अब उसी गांव में हमारे किसी रिश्तेदार का घर भी था, हम मेले पे गए, फिर उसके बाद हम अपने रिश्तेदार के घर गए, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, और काफ़ी लेट हो गए। अब ये स्ट्रिक्ट हिदायत थी हमारे दादाजी की तरफ से कि बेटा शाम तक घर वापस आ जाना है। तब ये कोई कम्युनिकेशन का इतना दौर था नहीं, फ़ोन वगैरह इतने थे नहीं कि हम फ़ोन करके बताते हैं कि भाई लेट हो चुके हैं, कल आएंगे। इसी डर की वजह से चाचा जी जो हैं वो कहते हैं कि भाई हम चलेंगे, कोई बात नहीं। अब वो जो रास्ता था उसी शमशान से होकर गुजरता था, और जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी काफ़ी समझाया कि बेटा रात का समय है, चोर लुटेरों का होता है, तो सुबह चले जाना। लेकिन चाचा जी को डर था दादाजी का, यानी अपने पिताजी का। उनको था कि अगर ना पहुंचा, रात को लेट पहुंचेंगे तो बहाना लगा देंगे कि वही रास्ते में कुछ समस्या आ गई थी, लेकिन अगर सुबह पहुंचे तो फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसी डर की वजह से अब ये काफ़ी बार मना करने के बावजूद मुझे लेकर चल पड़ते हैं, और मैं भी जाना चाहता था क्योंकि वो ऐसा वहाँ पर कोई बच्चा वगैरह तो था नहीं, तो खेलना होता तो मैं भी जिद करता, लेकिन कुछ था नहीं। मेला देख लिया था, और अब हम चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते वही शमशान आता है। अब जब उस शमशान को क्रॉस कर रहे थे, मेरे चाचा जी बिल्कुल सीधे देख रहे थे, मेरा ध्यान अचानक से साइड पर जाता है शमशान की तरफ, तो वो मुझे सर के ऊपर से पकड़ के सीधा करते हैं कि बिल्कुल सीधे देखना है, इधर उधर नहीं देखना, पीछे बिल्कुल नहीं देखना। मुझे लगता है कि ये क्यों चाचा जी बोल रहे हैं। खैर मैं अब ज़्यादा उनसे बात करता नहीं और आगे चलने लगता हूँ, लेकिन पीछे से मुझे आवाज़ आती है, चेतन मुझे साथ ले जा। जैसे ही मैं ये आवाज़ सुनता हूँ, मैं धीरे से पीछे की ओर होता हूँ, और मुझे दिखाई देती है एक बहुत ऊंची औरत, बहुत ही ऊंची औरत। मैं बस इस चीज़ का बखान कर सकता हूँ कि जैसे दशहरे पे रावण के पुतले ऊंचे होते हैं, उतनी ऊंची औरत मेरे पीछे चलती हुई आ रही है, सर को धीरे धीरे हिलाती हुई। मैं इतना डर जाता हूँ कि बिल्कुल आगे देख लेता हूँ, और मेरे चाचा अचानक मेरी तरफ ध्यान देके कहते हैं, पीछे तो नहीं देखा? तो मैं डरते हुए कहता, नहीं चाचा जी, कुछ कुछ नहीं देखा, पीछे कुछ नहीं देखा। अब मुझे उसकी आवाज़ आती जा रही है, चेतन मुझे भी ले जा, मुझे भी ले जा।
बस जैसे जैसे हम उस शमशान से आगे की तरफ चलते जा रहे थे, मुझे लगा था कि वो आवाज़ मद्धम पड़ती जाएगी, लेकिन वो आवाज़ धीरे 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 बढ़ती जा रही थी और मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। शायद चाचा को वो आवाज़ सुनी, नहीं सुनी, इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर था कि चाचा जी भी डरे हुए थे। शायद उन्होंने भी कोई आवाज़ सुनी थी, शायद वो भी इसलिए पीछे नहीं देख रहे थे और मुझे भी मना कर रहे थे। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और पीछे मुड़ के देखा, और जो देखा उसके बाद मेरे होश उड़ गए। अब हम रात के समय में घर आते हैं और उसके उल्ट हमें दादाजी से काफ़ी गालियाँ पड़ती हैं चाचा जी को, कि बेटा इतनी रात को अगर लेट हो गया था तो तू ना ही आता, तुझे नहीं पता चोर लुटेरे और भूत प्रेत ऐसे रास्तों पर वो अक्सर पकड़ लेते हैं, अपने आप के कब्जे में ले लेते हैं। अब चाचा जी मेरे दादाजी को मेरी तरफ इशारा करते हैं कि बेटे के सामने तो कुछ मत बोलिए, तो फिर वो भी चुप हो जाते हैं कि हाँ शायद बच्चे के सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसके बाद मेरी समस्याएं ज़्यादा बढ़ने वाली थी। अब मैं रात को सोता हूँ, सुबह मेरी माँ मुझे उठाती है। जैसे ही मैं उठता हूँ, मुझे नहाने धोने को भेजते हैं, मैं नहाता धोता हूँ और जैसे ही पहला रोटी का मुँह का निवाला खाता हूँ, अचानक से मेरी खून की उल्टी होनी शुरू हो जाती है और खांसी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देखते देखते सारा घर इकट्ठा हो जाता है, पिताजी अभी वापस आए नहीं थे, सभी परेशान हो जाते हैं। जल्दी से जो गाँव का डॉक्टर होता है उसको बुलाया जाता है, लेकिन वो हालत देख के कहता है कि ख़राब ज़्यादा हालत, मुझे लगता है फूड पॉइजनिंग हुई है, कुछ खाया तो नहीं है। तो चाचा जी कहते हैं मेले में खाया पिया था, तो कहते हैं बस कुछ गलत हो गया होगा, कुछ मिलावटी चीज़ खा ली होगी, जल्दी से उसको शहर वाले हॉस्पिटल ले जाओ। अब मुझे शहर के हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहाँ पर सारे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन टेस्ट में कोई भी ख़राब रिपोर्ट नहीं आती, इवन की फूड पॉइजनिंग के कोई लक्षण नहीं आते। बस खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और एक दो बार बीच में और वोमिट आई ब्लड की। अब डॉक्टर दवाई वगैरह देते हैं, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, थोड़ी सी जान आती है, उसके बाद फिर घर लेकर आया जाता है कि कोई बहुत क्रिटिकल नहीं है, उल्टियाँ भी रुक चुकी हैं, खांसी भी रुक चुकी थी दवाई देने के बाद। वो रात मेरी बड़ी ख़राब गुजरी। एक तो मुझे बुखार था, तबीयत ख़राब थी, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था, और ऊपर से जब आंखें बंद की तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, चेतन मैं आ गई, अब तू मेरा है। सुबह होती है, जैसा डॉक्टर ने कहा था कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, कुछ सूप वगैरह या फिर कुछ दलिया टाइप। सूप तो गांव में तब क्या ही यूज़ होता होगा, आजकल ही ज़्यादा चलन है, लेकिन दलिया वगैरह कुछ ऐसा खाने के लिए उन्हें कहा गया। अब चेतन की माँ ये बनाती हैं, लेकिन जैसे ही पहला चम्मच मुंह में डालते हैं तो फिर वही खून की उल्टियाँ और खांसी। खांसी फिर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब तक इनके पिताजी भी आ चुके थे। आनन फानन में फिर हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन जब सारे टेस्ट दोबारा किए गए फिर से वही सब कुछ ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉक्टर ने फिर दवाई वगैरह खिलाई, फिर थोड़े बहुत जो भी सप्लीमेंट्स दिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं, हो सकता है मौसम चेंज होने की वजह से, या फिर हल्की फुल्की फूड पॉइजनिंग हो रही होगी जो टेस्ट में नहीं आ रही। तो कोई डरने वाली बात नहीं, अगर कुछ क्रिटिकल होता तो टेस्ट में आ जाता। खैर अब ये डर तो चुके थे, लेकिन अब डॉक्टर की तसल्ली के बाद ये उसको वापस ले आते हैं, चेतन को वापस ले आते हैं। रात का समय होता है। अब रात के समय में चेतन अपने बिस्तर पर बैठा होता है, उनकी माँ उनको कुछ खिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चेतन बिल्कुल नहीं खा रहा होता। उसको खाना देखकर ही घिन आ रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि ये खाना नहीं है, बल्कि पता नहीं क्या गंध है जो अगर ये खाएगा तो फिर से खून की उल्टी आ जाएगी। अब जहाँ पर चेतन बैठा हुआ था वहाँ पर बिल्कुल सामने उनकी माँ बैठी हुई थी और पीछे बिल्कुल खिड़की थी, और बाहर जो भी सड़क या कोई भी गली हो, वहाँ पर अब उसे एक प्रेतनी नजर आती है। ये वही प्रेतनी थी जो सपने में भी नजर आई और उस दिन शमशान के पास भी नजर आई। अब जैसे ही चेतन देख के माँ बोलने लगता है, वो पीछे से करती है, माँ उसकी कहती है क्या देखे जा रहा है चेतन, पीछे क्या देख रहा है। माँ उसके पीछे देखती है, कुछ नहीं था। अब चेतन से पूछनी है क्या था, क्या क्या है, कोई है पीछे। चेतन कोई नहीं है, मैं बस सोना चाहता हूँ, मैं बस सोना हूँ माँ, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। माँ उनकी काफ़ी ज़्यादा करती है कि बेटा तू कुछ खाएगा नहीं तो दवाई कैसे खाएगा, लेकिन चेतन लाख कहने के बावजूद भी कुछ नहीं खाता और सो जाता है। लेकिन अब
चेतन का सिर्फ जागना ही हराम नहीं हुआ था, उसका सोना भी हराम हो चुका था। कुछ ही देर में चेतन को नींद तो आने लगती है, लेकिन अब चेतन बहुत बुरी हालत में था। उसको फिर से वो प्रेतनी दिखाई देती है और उसके बाद वो उसके पास आके कहती है कि अब तू मेरा है। ये कह के काले धुएं की तरह फिर विलुप्त हो जाती है। चेतन रात के समय में हड़बड़ाहट में उठता है और ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। सारे का सारे घर इकट्ठा हो जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ बेटा। फिर वो सपना बताता है। अब इनका परिवार पशोपेश में था कि जो बच्चा बोल रहा है और जो ये हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है और जो बच्चा कह रहा है ये लक्षण कुछ और है। अब उसको जैसे तैसे सोने को कहा जाता है, सुलाया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब चेतन की जाग खुलती है, उसको ऐसा लगता है कि उसके सारे परिजन उसके पास बैठे हैं और जो वैसे जैसे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है उसको जमीन पर लेटाया जाता है सफ़ेद चादर से, वैसे उसको लेटाया गया था और एक तांत्रिक मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहा था। उसका हाथ चेतन के माथे पर था और वो कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। कुछ समय बाद वो सीने पर हाथ रखता है और कस के सीने को दबाना शुरू कर देता है और जैसे ही वो दबाना शुरू करता है अचानक से चेतन हिलता है, उठता है, इधर उधर देखता है। वो तांत्रिक उसको कहता है बेटा अब ठीक महसूस हो रहा है। जब वो देखता है वो जमीन पर नहीं लेटा था, कफन में नहीं लेटा था, वो तो बस बेड पर लेटा हुआ था और उसके परिजन आसपास थे। उसकी माँ उसके बिल्कुल पास बगल में बैठी हुई थी और एक तांत्रिक था। वो कहता है अजी कोई नहीं, छोटी मोटी बात है, कई बार बच्चों को चलते फिरते ऊपरी हवा आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो चेतन के माथे पर विभूत लगाता है और उसके बाद चले जाता है। कहता है मैं शाम को फिर आऊँगा, अभी 3-4 दिन इसका टोटका चलेगा। खैर अब सुबह सुबह तो वो ये सब कुछ कह कर चला जाता है। जब शाम के 5 बजे के आसपास का टाइम आता है तो जो दादाजी हैं वो मेरे चाचा जी को कहते हैं कि अरे यार वो तांत्रिक को जा लेकर आना, वो कह रहा था कि शाम के समय आऊँगा, तू ही लेकर आ। तो चाचा जी कहते हैं हाँ ठीक है मैं लेकर आता हूँ। तकरीबन पौने घंटे बाद चाचा जी वापस आते हैं। उनका चेहरा लटका हुआ था। दादाजी कहते हैं अरे लेकर क्यों नहीं आया। तो चाचा जी कहते हैं किसी को लेकर आऊँ पिताजी। तो दादाजी बोलते हैं अरे तांत्रिक को भेजा था लाने, उसी को लाएगा। तो चाचा जी इशारा करते हैं तांत्रिक तो गया हो। और जैसा ही ये सुनते हैं दादाजी, वो फिर कन्फर्मेशन होते हैं ना, ये क्या मतलब। तो चाचा जी कहते हैं वो गया तांत्रिक तो बस राम नाम सत्य हो गया उसका। कैसे, अरे सुबह तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अरे अभी तो वो जवान सा ही लगे था। तो चाचा जी कहते हैं जाने की कोई उम्र होती है क्या बाबूजी। गया बस, कह रहे हैं अभी दोपहर के समय में सोया था, उसके बाद उठा ही नहीं। अब फिलहाल के तौर पर तो ये कोई इनको बहुत बड़ी समस्या नहीं लगी कि ठीक है कि एक पर्सन की मौत हो गई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो प्रेतनी चेतन के पीछे लगी थी ये उसी का कार्य था। क्योंकि अब एक इंसान है जिस पर काबू करना है वो अलग बात है, लेकिन अगर उससे कोई डायरेक्ट चैलेंज, डायरेक्ट पंगा ले रहा है फिर तो सीधी लड़ाई उसकी बनती थी। और उसने एक ही बार में तांत्रिक को चित कर दिया। अब धीरे धीरे ये प्रकोप बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे तांत्रिक पे तांत्रिक आते हैं। कम से कम 1 साल के अंदर अंदर 12 से 13 तांत्रिक आए और उन 12 से 13 तांत्रिक में कोई नहीं बचा। कुछ 1 महीने बाद मर गए, कुछ 2 हफ्तों बाद मर गए, कुछ 6 महीने बाद मर गए। जो भी तांत्रिक इलाज करता चेतन का उसका यही हाल होता। और दूसरी ओर चेतन की दशा इस 1 साल में बेहद खराब हो चुकी थी। खाना वो नामात्र खाता था, उसको आए दिन खून की उल्टी होती थी, लेकिन इतनी खून की उल्टी होने के बावजूद उसकी जान बची हुई थी। ये यूं कहे कि जान धीरे 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 खत्म हो रही थी। वो प्रेतनी का साया उस पर दिन ब दिन हावी होता जा रहा था। चेतन का रंग बिल्कुल साफ था, लेकिन वो अब बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसकी जुबान तक काली पड़ चुकी थी। सारे गांव में उसको मनहूस बच्चा कहा जाता था। वहीं दूसरी ओर ये तांत्रिकों की मौत, इस मौत ने तो तांत्रिकों के अंदर अलग सा डर फैला दिया था। अब तो कोई भी तांत्रिक चेतन को हाथ डालता ही नहीं था। सब उससे थर थर कांपते थे।
कोई कहते थे कि इस पर शमशान की प्रेतनी का राज है, ये उसको लेकर जाएगी, ये उसे पसंद करती है, ये इसके शरीर में आना चाहती है, ये उसको अपनी चिता में भस्म कर देना चाहती है। कोई कहता था कि ये शमशान भैरवी है, ये नहीं छोड़ेगी अब। धीरे धीरे तांत्रिकों में, मौलवियों में, हर एक में, पंडितों में, सब में ये बात फैल चुकी थी और कोई भी चेतन को ठीक कर सकता ही नहीं था और ना ही करना चाहता था, क्योंकि जब भी वो इसके बारे में सोचते तो उनको अपनी मौत नजर आती। इसलिए अब चेतन सिर्फ रहमो करम पर था कि कोई उसकी मदद करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मौत तो है। लेकिन चेतन से पहले मर रहा था उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसके दादा, उसके चाचा, सब उसको रोज तिल तिल कर मरते हुए देख रहे थे। कई बार तो वो सोचते कि इससे अच्छा तो हमारा बच्चा चले जाए, लेकिन ऐसी मौत नसीब हो रही है इसको। इसके पिता किसी भी हालत में चेतन को मरने नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो असहाय हो चुके थे। इसी दौरान उन्होंने कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, जमीन का कुछ हिस्सा भी बेचा इलाज के लिए, लेकिन चेतन, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही इनके चाचा जी बड़े उत्सुकता से घर में भागे भागे आते हैं। वो आवाज लगाते हैं, भैया, बाबूजी। अब पिताजी बाहर निकलते हैं, यानी कि दादाजी बाहर निकलते हैं और कहते हैं, अरे क्यों चिल्लाया जा रहा है? तो इनके चाचा बड़े खुश होकर कहते हैं, अरे लगता है हमारा चेतन अब ठीक हो जाएगा। तो दादाजी की आंखों में भी चमक आ जाती है। ये सुन के माँ भी तब तक बाहर आ जाती है। मुझे भी मध्यम मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। पिताजी तब गए थे कहीं पर, तो वो थे नहीं। तो माँ भी काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं, क्यूरियस होकर पूछती हैं, कैसे कैसे? तो चाचा जी बोलते हैं, अरे एक एक तांत्रिक हैं, पता लगा है कि वो बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक हैं और वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो फिर जैसे सबके चेहरे मुरझा जाते हैं कि तांत्रिक तो कितने आए और फिर पक्के ही चले गए। जिस तांत्रिक ने भी चेतन को हाथ डाला उसके बाद वो बचा ही नहीं। इस तांत्रिक बेचारे को पता ही नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसको पता लग जाएगा तो फिर ये उसके बाद इस घर तो आना दूर, इस गांव के आसपास भी नहीं दिखेगा। दादाजी की ये बात सुनकर चाचा जी कहते हैं, अरे नहीं पिताजी, बात तो सुनिए। जो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त को तो सारी बात पता है, और जब उसने तांत्रिक जी को सारी बात बताई तो सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इलाज करूंगा। अब जब ये बात करते हैं तो थोड़ी सी उम्मीद की किरण तो जागती है सब में कि चलो ठीक है, ये भी देखते हैं। अब इंतजार हो रहा था उन तांत्रिक के आने का। वो तांत्रिक आते हैं। जब वो तांत्रिक आते हैं, आज बड़े समय बाद सारे परिवार को उस शख्स में, या कह सकते हैं किसी शख्स में, एक अलग सी आभा नजर आ रही थी कि शायद ये, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी होती है ना, वो नजर आ रही थी कि शायद ये शख्स जो है वो कुछ कर दिखाएगा। अब कहा कि बुलाओ बालक को। मुझे, यानी चेतन को बुलाया गया। चेतन अब धीरे धीरे बढ़ रहा था उनके पास। जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे तांत्रिक की जो मुस्कान थी मंद मंद, वो हम सब देख रहे थे कि जैसे उन्हें कोई भी भय नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। वो इशारा करते हैं बैठने के लिए। अब जैसे ही चेतन बैठता है तो चेतन कहता है कि तू मुझे बचा लेगा। तांत्रिक कहता है, भोले बाबा जाने, मुझे क्या पता, मुझे तो जो सेवा दी गई है वो मैं करूँगा। आप बताइए, आप इस बालक को क्यों लेना चाहती हैं? अब चेतन, यानी मैं चेतन के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, चेतन बोलता है कि बस उसी दिन से ये पसंद है मुझे, जब ये शमशान से गुजरा था। अब इसकी राख मुझे चाहिए, बस इसको भस्म करना है। इसको मैं ले तो जाऊंगी, न जाने कब से ये अड़ा हुआ है। बड़ी कोशिश की मैंने, 1 बरस हो चुका है, किसकी दुआओं से ये बचा है ये नहीं जानती, लेकिन ज़्यादा देर बच नहीं पाएगा। अब वो तांत्रिक बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप कोई और शिकार ढूंढ लीजिए। अब ये मेरे पास आ चुका है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब जैसे ही ये बात करते हैं वो, अचानक से चेतन
उठता है और जैसे शेर पंजा मारता है वैसे ही उनके मुंह पर पंजा मारता है। आज इतने वर्ष में पहली बार चेतन हमलावर हुआ था किसी तांत्रिक पर। इससे पहले तो बस तांत्रिक उसका थोड़ा बहुत इलाज करके जाते और बाद में उनकी खबर ही आती। लेकिन पहली बार उसने हमला किया, जैसे उसके अंदर की प्रेतनी तिलमिला चुकी थी। अब उन तांत्रिक के चेहरे पर चेतन के नाखूनों की छाप पड़ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी तांत्रिक मुस्कुरा रहे थे। अब वो बिल्कुल पास में भभूत पड़ी हुई थी, वो भभूत को उठाते हैं और ऐसे मारते हैं। जैसे ही मारते हैं अचानक से जैसे मानो चेतन बुत बन जाता है। अब वो बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा था। वो तांत्रिक बस अब मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे थे। कुछ देर तक वो मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं चलता हूँ। वो अपना सारा सामान उठाते हैं, कुछ उपाय बताते हैं कि क्या क्या घर में करना है, क्या क्या नहीं करना। खास तौर पर बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस कर देगी कि अगर मांस मदिरे का उपयोग हो रहा है तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर पाठ पूजा नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। अगर कर रहे हैं तो तीनों टाइम करने कीजिए, और अगर तीनों टाइम कर रहे हैं तो इसको पाठ में पूजा में बिठाना शुरू कर दीजिए। घर में हनुमान चालीसा का पाठ चलते रहना चाहिए, कोई ना कोई जपता रहे। अगर माँ करते करते थक चुकी है तो पिताजी करें, पिताजी कर नहीं कर रहे चाचा जी करें। 24 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ होते रहना चाहिए। अगर कोई नहीं कर पा रहा तो टेप रिकॉर्डर है, हनुमान चालीसा की कैसेट ले आइए और टेप रिकॉर्डर से कीजिए। अब इतना बाकी छोटे मोटे उपाय बताकर ये चले गए। सच कहें तो दादाजी, पिताजी, चाचा जी और मैं यानी चेतन भी बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि तांत्रिक साहब चले तो गए हैं, अब लगता है इनकी खबर आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2-4 दिन बीतते हैं, तांत्रिक फिर से आते हैं, पूछते हैं हालचाल। कहते हैं कि बस खाना नहीं सही से खाता, कोई भी खाना खाता है उल्टी कर देता है, ड्रिप लगवानी पड़ती है, लिक्विड जाता है, उसकी वजह से जिंदा है। और हमें तो यही विश्वास नहीं आता कि एक बच्चा इतना कम खा तो तकरीबन नेग्लिजिबल ही है, लेकिन ना खाकर भी कैसे जिंदा है। अब ये फिर जाते हैं, देखते हैं चेतन को, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और भभूत फिर से मारते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब से ये खाना शुरू कर देगा। हाँ, ज़्यादा मत खिलाइए, धीरे धीरे खिलाइए, ज़्यादा खाने की आदत नहीं डालनी, क्योंकि अगर जितना खाइए खाएगा उसका आधा प्रेतनी को लगेगा। अभी भी इसको जो खाने के लिए दिया जा रहा है सिर्फ इसके जीवन के लिए। अब तांत्रिक की बात ठीक होने लग पड़ी। धीरे धीरे चेतन की हालत में सुधार आता जा रहा था और कुछ जो खाना है वो भी शुरू हो चुका था। खून की उल्टियाँ भी कम आती थी और इसके अलावा दवाई भी जो है वो कम होनी शुरू हो गई। ये बात प्रेतनी को पसंद नहीं आई। वहीं दूसरी ओर तांत्रिक पर हमें पूरा विश्वास था कि वो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन उसके उलट वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। तकरीबन हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, कई बार 15 दिन बाद वो घर पे आते, थोड़ा बहुत मंत्र जाप करते, सारा अच्छे से पूछते कि हनुमान चालीसा चल रहा है, अच्छा जी ये मैंने किया था, करने के लिए किया था। मांस मदिरा वो तो पीता खाता कोई था ही नहीं, इसलिए उसकी चिंता कोई भी नहीं थी। और पाठ पूजा सारी चल रही है, हम पहले सुबह शाम करते थे, फिर तकरीबन सारे टाइम जोत, अखंड जोत जली रहती थी। उसकी वजह से घर में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी होने लग पड़ी। और उसके बाद धीरे 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 चेतन की तबीयत भी ठीक होने लग पड़ी। लेकिन जिस प्रेतनी से पाला पड़ा था, क्या वो चेतन को ऐसे जाने देते? उसको चाहिए थी चेतन की राख, उसको चाहिए थी चेतन की आत्मा, और वो कैसे मिलती? यही सब कुछ चलता रहता, यही तांत्रिक सब कुछ ऐसे करते रहते, तो एक ना एक दिन चेतन बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता और प्रेतनी उसका काम विफल हो जाता है। फिर एक रात चेतन को आता है सपना। आज उस सपने में ना सिर्फ वो प्रेतनी थी, बल्कि उसके आसपास प्रेतों का झुंड था। सभी प्रेतों का झुंड, जैसे मानो प्रेतनी को लग रहा है कि अब उसके अकेले के बस का काम नहीं है, उसको और प्रेत भी लेकर आने पड़ेंगे। और वो लेकर आई। जैसे ही चेतन यानी मैं ये सपना देखते हैं
मैं अचानक से डर के उठता हूँ और जो पिछले इतने महीनों में बदलाव आया था, ठीक हुआ था, सब कुछ पहले जैसा ही। वही खून की उल्टियाँ, वही सब कुछ। मेरा रंग फिर से अचानक से काला पड़ गया, ना ही सिर्फ रंग बल्कि जीभ भी। अब रातों रात हमारे घर वाले फिर परेशान हो गए। शायद उस तांत्रिक को भी पता लग चुका था और अगले दिन ही वो तांत्रिक खुद घर आए। और आज उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आज उनके माथे पर शिकन थी, पसीना था। चेतन सामने बैठता है। आज चेतन हंस रहा था और वो शांत थे। चेतन कहता है, कर लिया जो करना है, मैं तो मौका दे रही थी कि कितना कर लेगा। एक एक रात में ही सब बदल दिया। अब तू भी नहीं बचेगा। जैसे पहले तांत्रिकों को सजा दी वैसे ही तुझे सजा दूंगी और इसे तो लेके जाऊंगी। जब ये बात तांत्रिक सुनते हैं तो फिर वो मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि मुझे साधना करनी पड़ेगी। परिवार को कहते हैं, आप एक काम कीजिए, बस जो पहले चल रहा है वैसा चलता रहने दीजिए और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। मुझे अपने गुरुजी से परामर्श करना पड़ेगा। अब ये बात कहने के बाद तांत्रिक जी चले जाते हैं। लेकिन आज पहली बार शायद मेरे घर वालों को उन तांत्रिक पर भी विश्वास नहीं रहा था। जिस हिसाब से उनका चेहरा लटका हुआ था, जैसे मेरा रूप हुआ था वैसे का वैसा जो कुछ महीने पहले था, शायद वो हिम्मत हार चुके थे। और रात तक मैं भी हिम्मत हार गया। रात को मेरी यानी चेतन की मौत हो जाती है। अब जैसे ही उस लड़की के माता पिता ये बात सुनते हैं, मौत हो जाती है, लेकिन आप तो, वो हंसते हैं। चेतन कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ, मैं तो आपके सामने बिल्कुल जीवित बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं मरा हूँ एक बार, मर के जीवित हुआ हूँ। बड़ा अजीब किस्सा है, बड़ी अजीब कहानी है। अब तो उत्सुकता और बढ़ चुकी थी माता पिता के अंदर, मुझे पता है आपके अंदर भी बढ़ चुकी होगी, कि क्या हुआ होगा कि एक इंसान मर के फिर जीवित हो जाता है। लेकिन उसके लिए जल्दी से, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर नाराज़गी है भाई, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। जरूर कीजिए सब्सक्राइब, मैं वेट कर रहा हूँ। आई होप कर लिया होगा सब्सक्राइब, और लाइक जरूर कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया, और हाइप भी। खैर, अब उस किस्से पर भी जाते हैं। रात को अचानक से मुझे वो प्रेत दिखाई देने शुरू होते हैं। अब ये सारा मैं चेतन के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा बोलूँगा ताकि थोड़ी सी और आपको ईजिली आ जाए। सारा वही होता है कि प्रेत मेरी तरफ देख रहे हैं और अचानक से उस झुंड में से वो प्रेतनी, वो खूंखार प्रेतनी निकलती है, मेरे गले पे हाथ लगाती है और अचानक से मेरी आत्मा को खींचती है। एक झटका मेरे शरीर को पड़ता है, ऊपर की ओर उठता है, एक चीख निकलती है, माँ, और बस। अब उन प्रेतों के झुंड के सामने मैं भी साथ में हूँ। वो सारे मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं, जैसे न्यू एडमिशन हुआ और रैगिंग हो रही हो, और मैं अपनी लाश की तरफ देख कर रो रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ उस शरीर में जाने की, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। मेरी मौत हो चुकी थी। मेरी चीख से, मेरी कुराह से सारा परिवार इकट्ठा आता है, देखता है, मुझे हिलाता है, नब्ज चेक करता है, और उसके बाद रोना पीटना शुरू हो जाता है। मैं मर चुका था, जिंदा नहीं था। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, सारे गांव में मातम छा जाता है मेरी मौत का। अब रात का समय था, सुबह होती है, और सुबह होने के बाद मेरे शरीर को जलाने की तैयारी होती है, क्योंकि 12 वर्ष का हो चुका था। और इस वर्ष में तो इस एज में जला देते हैं। पहले शायद 7-8 वर्ष तक की आयु तक ही दबाया जाता है। मुझे क्लियर नहीं पता, आपको किसी को पता हो तो प्लीज़ आप बताइए। नहलाया जाता है बस, और उसके बाद कफन पहनाकर संस्कार के लिए ले जाया जाता है। मैं, मेरी आत्मा पीछे पीछे भाग रही थी, किसी तरीके से मैं शरीर में जाऊं। मैं अपनी माँ के सामने, माँ मैं जिंदा हूँ, ये देखो मैं जिंदा हूँ, बस बस मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, शरीर के अंदर नहीं जाने दे रहे। और मेरे शरीर की तरफ, सारी तरफ वो प्रेत झुंड बनाकर खड़े थे कि गलती से भी मैं अपने शरीर में दोबारा ना चले जाऊं। और वो प्रेतनी हंस रही थी, उसको पता था कि कुछ हो नहीं सकता। मेरी माँ का रो के बुरा हाल, सारे परिवार का रो के बुरा हाल था। और अब हम शमशान में पहुंचते हैं। चिता तैयार हो चुकी थी,
मैं जलने के लिए तैयार था, लेकिन पीछे से आवाज आती है, रुको, क्या कर रहे हो। ये वही तांत्रिक थे। वो तांत्रिक भागे भागे आते हैं और कहते हैं, रुको रुको रुको, क्या 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 है, क्या है। तो मेरे पिताजी रोते हुए कहते हैं, तांत्रिक जी आप भी बचा नहीं पाए, नहीं रहा चेतन। तांत्रिक जी अच्छे से देखते हैं चेतन को ऊपर से नीचे, उसकी नब्ज चेक करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं। सामने खड़े थे, साइड फेस लिया, अचानक मेरी तरफ जाता ध्यान, अरे यहीं पर है, कहीं नहीं गया आपका बेटा, मैं जिंदा करूंगा, आप इंतजार कीजिए, इसको, इसका संस्कार मत कीजिए, मैं जिंदा करूंगा इसको। अब इनके पिताजी कहते हैं, तांत्रिक जी मैं समझ सकता हूँ आपको चोट लगी है कि आप इसका इलाज नहीं कर पाए, लेकिन ये देखो इसकी सांस ही नहीं चल रही, अरे इसका तो अब रंग भी नीला पड़ गया है, ये जा चुका है, नहीं अब उठेगा। तांत्रिक कहते हैं, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात का विश्वास कीजिए। देखते ही देखते वहां पर हंगामा हो चुका था। वो कह रहे हैं, अरे आपके बेटे की आत्मा यहीं पर है, मैं उसको साफ देख पा रहा हूं, आप मुझे मौका तो दीजिए, ये जिंदा होगा, जिंदा होगा, मैं किसी को साथ में लेकर आया हूं। अब इनके पिताजी कहते हैं, तांत्रिक जी जिस मर्जी को, किसी को भी साथ में लेकर आए हो आप, ये नहीं जिंदा होगा, मरा इंसान कैसे जिंदा हो सकता है, आप समझ क्यों नहीं रहे। अब पीछे से एक आवाज आती है, जिंदा होगा, जिंदा होगा, मैं करूंगा। ये आवाज तांत्रिक की आवाज नहीं थी, यह आवाज तांत्रिक के कुछ दूरी पर खड़े कुछ तांत्रिकों का झुंड था। उसी झुंड में एक कुर्सी पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, और वो बुजुर्ग था वो भी तांत्रिक ही, बेहद बुजुर्ग, और कहता है, मैं करूंगा, बात मान लीजिए, इसको वैसे भी आपने जलाना ही है, कल जला दीजिएगा, आज रात का इंतजार कर लीजिए हमारे कहने पर। इन सब बातों से सबको उम्मीद बंध रही थी, लेकिन एक थी जिसको क्रोध आ रहा था, एक थी जो ये महसूस कर रही थी कि उसका पासा उल्टा हो रहा है, और वो थी प्रेतनी। मैं उसके चेहरे पर क्रोध साफ तौर पर देख सकता था, और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट। अब गांव में चर्चा होने लग पड़ी, गांव के लोगों में चर्चा होने लग पड़ी संस्कार में, और जो गांव के सरपंच थे वो कहते हैं मेरे दादाजी को, अरे भैया संस्कार करना है, एक दिन और रख लो, अगर बालक उठ खड़ा हुआ तो आपका ही फायदा है, अगर नहीं हुआ तो हम सच तो मान ही बैठे हैं। अब सभी गांव वाले कहते हैं कि हाँ बात तो ठीक है, गलत बात तो नहीं है, देखने में बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, समझदार लग रहे हैं, ठीक है। अब कहते हैं तांत्रिक जी की फिलहाल इसको घर लेकर जाओ, और जो जो हम सामान कहते हैं वो इसको लगाओ, रात को फिर लेकर आएंगे शमशान में। और पिताजी कहते हैं ठीक है, फिर जो यहाँ का सामान, नहीं यहाँ नहीं, उसी शमशान में जहाँ से ये प्रेतनी पीछे लगी थी। लेकिन ये तांत्रिक को कैसे पता, खैर बता दिया होगा पुराने तांत्रिक ने, पहले तांत्रिक ने, इनके शिष्य ने। लेकिन अब उस जो शमशान है वो तो बिल्कुल अबेंडेंड था, झाड़ियाँ थी, ऊंची ऊंची झाड़ियाँ, सब कुछ था। कहा जाता है, तांत्रिक कहते हैं जो कुछ है वैसा रहने दो, हमने कौन सा वहां पर संस्कार करना है, हमने तो कुछ और ही करना है। ये कह के तांत्रिक जी उस शमशान से चले जाते हैं, और वो सारे तांत्रिकों का टोला इनके घर जाता है। मेरी लाश यानी चेतन की लाश को दोबारा वहां पर लेकर जाया जाता है, और अब मेरी आत्मा में अजीब सी तरीके की क्रांति थी, और वो सभी प्रेत किसी चिंता में लग रहे थे समेत उस प्रेतनी के। वो तो क्रोध से भरी हुई थी, उसका बस चलता तो उस बूढ़े तांत्रिक की जान को खींच लेते। लेकिन घर ले जाने के बाद कुछ उन्होंने चीज़ें बताई कि इसको हल्दी का थोड़ा सा लेप लगाओ, चंदन का लेप लगाओ। फिर उन्होंने कहा कि इसके बिल्कुल पास में हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करते जाओ, मोली बांधने के लिए कहा, काफ़ी चीज़ें कहा, और रात होने का इंतजार होने लग पड़ा। जैसे जैसे शाम ढलने लग पड़ी, वैसे वैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ परिवारजनों के अलावा उस शमशान के आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहिए, गांव में अनाउंसमेंट करा दो। और गांव में सरपंच जी की सहायता से ये सारा कह दिया गया कि कोई भी नहीं जाएगा। हालांकि लोगों में उत्सुकता थी, लेकिन जैसा तांत्रिक जी ने कहा था। अब तांत्रिक जी कहते हैं कि जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो कहते हैं कि एक चिता सजाओ,
अब जब ये इतनी बात कहते हैं तो सभी हैरान कि चिता क्यों ये, मतलब तांत्रिक जी कहते हैं जैसा मैं कह रहा हूँ, आज यहाँ पर एक अंतिम संस्कार होगा। जब ये बात सुनते हैं सभी तो सभी फिर डर जाते हैं कि शायद ये अब चेतन को बचा नहीं पाएंगे। सुबह जितने ये आत्मविश्वास में लग रहे थे, आज ये उल्टी बात कर रहे हैं रात के समय में। लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, एक चिता सजा दी गई। जैसे बिल्कुल अंतिम संस्कार का सिस्टम होता है वो सब कुछ कर दिया गया और बिल्कुल चिता के पास मुझे लिटाया गया। अब मेरे परिवार वालों के अलावा मेरी आत्मा, वो सारे तांत्रिक और वो सारे प्रेत और वो प्रेतनी, कुछ समय बाद वो जो बुजुर्ग तांत्रिक है वो मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं और अब होता है जलवा। वो प्रेतनी इनके सामने थी, उसकी प्रेजेंस सभी फील कर रहे थे, लेकिन वो जो बुजुर्ग तांत्रिक को बोल रही थी वो सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था। वो उनको कह रही थी कि तू बचा नहीं पाएगा, तेरी मौत भी आज ही होगी, ये तू लिख ले, और तू इसे भी नहीं बचा पाएगा। आज तू भी राख होगा, ये भी राख होगा, और इसे, इसकी आत्मा को मैं बाधित करूंगी, इसे इसकी राख के साथ मैं खेलूंगी इसी शमशान में। कुछ देर तक जो तांत्रिक है वो मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन कुछ समय बाद शायद वो भी हार मानने लग पड़े। ये उनके चेहरे से दिखाई दे रहा था, ये बाकी तांत्रिकों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और प्रेतनी अब खुश थे, मैं मायूस कि शायद ये तांत्रिक, मुझे था कि ये कुछ नहीं कर पाए, मेरी तो मृत्यु हो चुकी है और शरीर भी बस खत्म। लेकिन पता नहीं तांत्रिक के मन में क्या आता है। वो ऊंची सी बोलते हैं मेरे पिता को, बताइए अपने बेटे की जिंदगी चाहिए? तो पिताजी कहते हैं जी जी बिल्कुल तांत्रिक जी, अब कैसी बात कर रहे हैं, तांत्रिक बनाओगे इसे, जल्दी बोलो। अब पिताजी कहते हैं मैं समझा नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, अगर हाँ तो बेटा जीवित हो जाएगा, ना तो बस इसका संस्कार कर देना। पिताजी के पास कुछ आ रहा था, उन्हें तो अपना बेटा यानी मैं जीवित चाहिए, तो कहते हैं हाँ हाँ तांत्रिक जी मुझे बस अपना बेटा जीवित चाहिए। अब वो हंसते हैं, जिस तरफ प्रेतनी थी उस तरफ ध्यान देते हैं, मेरे बिल्कुल कान के पास आते हैं और कुछ बड़बड़ाना शुरू करते हैं। पूरे 3 घंटे एक बुजुर्ग शख्स एक ही मुद्रा में मेरे कान के पास बड़बड़ाता रहा। एक एक मंत्र उसने जो जिंदगी में अपने सीखा था वो मेरे कान के पास बड़बड़ाता रहा। मेरी आत्मा बिल्कुल पास बैठी थी मेरे शरीर के। वो प्रेत कुछ नहीं कर पा रहे थे और बिल्कुल आखिर में उन तांत्रिक के शब्द थे, मेरा शरीर वृद्ध है, मैं अब और नहीं जी पाऊंगा, जो मेरी शक्ति थी अब मैंने तुझे दे दी है बालक, इस प्रेतनी से अब मैं नहीं तू लड़ेगा। जो मंत्र मैंने तुझे बताया है इस प्रेतनी को हराने के लिए काफ़ी है, अपने वृद्ध शरीर की वजह से मैं हरा नहीं सकता था, लेकिन तू हरा देगा। इससे पहले कि तू उठे तू इसे हरा दे। अब सब कुछ तेरे पास है, मेरी शक्ति जो कुछ है तेरे पास है। ये कहकर वो तांत्रिक बस वहीं पे ख़त्म। और हाँ वो कहते कहते गए थे मेरा संस्कार यहीं पे कर देना। अब उनके शिष्य उनको संभाल रहे थे और मैं उसके सामने मंत्र पढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ते जा रहा था वैसे वैसे प्रेतनी अब समझ चुकी थी कि मैं अब एक आम लड़का नहीं हूँ, मैं हूँ चेतन महाराज। मेरे मंत्रों की तपश, मेरे मंत्रों की शक्ति ना ही वो प्रेतनी सह पा रही थी ना ही वो प्रेत सह पा रहे थे। उसके सामने मैं बड़े आराम से अपने शरीर के अंदर दोबारा प्रवेश करता हूँ और जीवित हो जाता हूँ। जीवित होते ही मैं वो मंत्र पढ़ रहा था जो मुझे उन तांत्रिक ने बताए थे, और जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ते जा रहा था वैसे वैसे शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह रही थी, क्योंकि ऐसे मंत्र तो कभी उन्होंने भी नहीं सुने थे और इतने मुश्किल मंत्र वो समझ चुके थे कि जाते जाते वो तांत्रिक महाराज सारी शक्तियां मुझे सौंप गए हैं। मेरा जीवन मुझे उन मंत्रों की वजह से मिला है और मेरा रंग जो काला था अब सफेद हो चुका था। अपनी मृत्यु शैया से मैं उठ खड़ा हुआ था और मैंने अपने माता पिताजी की तरफ देखकर कहा कि मैं अब बालक
बच्चा तो आपका हूँ, लेकिन अब मैं चेतन नहीं हूँ, मैं चेतन महाराज हूँ, तांत्रिक चेतन महाराज। और उनका संस्कार यहीं पर किया जाए, उनकी ये इच्छा थी। जैसे ही ये संस्कार होता है, हम बाहर आते हैं और अगले दिन गांव में धूम मची थी। एक बालक मौत से बाहर निकल आया था। जब मैं जिंदा हुआ, मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ जान वापस नहीं, बल्कि उन बुजुर्ग तांत्रिक की सारी शक्तियां, उनके सारे मंत्र, शिक्षा, सब कुछ मेरे पास आ चुका था। ये वही बाबा जी हैं जिनकी फोटो। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ किया इन्होंने किया, और जो आपकी बेटी के अंदर प्रेतनी थी, ये तो कुछ नहीं है। जिसने मुझे पकड़ा था उसने तो कई तांत्रिकों को हलाल कर दिया। यहाँ तक कि इनके शिष्य थे जो हमारे यहाँ आए थे, वो भी मुश्किल में पड़ गए। कुछ हद तक तो ये भी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन ये अपनी अवस्था की वजह से। आज मेरा जो भी नाम है सब भोले बाबा और उनकी कृपा से है, और लोग मुझे चेतन नहीं, चेतन महाराज कहते हैं। मैं वैसे आम जिंदगी जीता हूँ, अपने परिवार के साथ रहता हूँ, ऐसे ही मैं उसके बाद पढ़ा भी लिखा भी, लेकिन जो शक्तियाँ मेरे पास हैं वो किसी तांत्रिक के पास फिलहाल नहीं है। ये था किस्सा चेतन महाराज का। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।